अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्ट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, उनको नाम कैसे दिया जाता है, और सबसे अहम चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि उनकी खसूसियात क्या हैं। बच्चों, ये खसूसियात का सवाल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी आ चुका हुआ है। ये पूरा टॉपिक ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना पड़ेगा। तो चलें, वक्त नहीं ज़ाया करते, चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे आपको इंट्रो में बताया है कि आज का हमारा टॉपिक होगा सॉल्ट्स। बच्चों, ये बड़ा अहम टॉपिक है और हम इसको बहुत तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सॉल्ट्स क्या हैं? पहली बात, सॉल्ट से मुतल्लिक जहन में रखिए कि ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ये हैं आयोनिक कंपाउंड। तो एक बात तो तय हो गई कि जब कभी भी आप सॉल्ट्स का जिक्र करेंगे तो आपने पहली बात जहन में रखनी है कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब आयंस से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो आयंस से मिलकर बनते हैं। तो इनमें आयंस होते हैं बेटा। अभी हम जायजा लेते हैं इस बात का कि कौन से आयंस होते हैं, कहाँ से आते हैं, वो सारा हम मुकम्मल तफसील पढ़ेंगे उसकी। लेकिन पहली बात आप ज़हन में रखें कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। दूसरी बात, ये बनते कैसे हैं? तो बच्चों, हमने पढ़ा ही है सॉल्ट्स, इससे पहले भी आप याद कीजिए, हमने टॉपिक पढ़ा था एसिड के कीमियाई खसूसियात। उसमें हमने पढ़ा कि सॉल्ट को बनाने का सबसे आसान और आम सा तरीका है कि हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवा दें, तो उस रिएक्शन से सॉल्ट बन जाता है। तो सॉल्ट की यहाँ से तारीफ भी ऐसे ही निकाली जा सकती है कि ऐसे आयनिक कंपाउंड जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं उनको सॉल्ट्स कहा जाता है। तो बड़ा आसान सा काम होगा बेटा, बड़ा ही आसान सा काम होगा। क्या करना है? कोई एक एसिड अपनी मर्जी का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर लें, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर लें और उसका रिएक्शन करवा दें किसी एक बेस के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लें, कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल कर लें, कोई एक बेस इस्तेमाल कर लें, तो उसके नतीजे में सॉल्ट बन जाता है। और बच्चों, सॉल्ट के अलावा क्या बनता है? याद कीजिए, सॉल्ट के अलावा बनता है पानी। तो इसके ऊपर हम पहले भी तफसील जो है वो पढ़ चुके हुए हैं। तो कोई एक एसिड लें और बच्चों याद करें, इस रिएक्शन को हम एक खास नाम देकर आए थे। इस रिएक्शन का नाम हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जी, तो अजीज तुलबा व तालिबात, अब आपके पास यहाँ से सॉल्ट्स की तारीफ निकल आती है कि सॉल्ट्स क्या हैं? ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं, एक खास रिएक्शन में जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनता है, ये तो हमने उसका जायजा ले लिया। अब इसकी कुछ मिसालें जो हैं उनको जो है वो हम लोग उसका भी जायजा ले लेते हैं। तो बच्चों ज़रा देखिएगा, मैं आपके सामने रिएक्शन करवाता हूँ NaOH
यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूं HCl के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो बच्चों इस रिएक्शन के लिए हमें कोई हीट भी नहीं करना पड़ता, एसिड और बेस का रिएक्शन फौरन हो जाता है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये रिएक्शन सिर्फ 0.14 सेकंड में ये रिएक्शन हो जाता है, यानी 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये रिएक्शन हो जाता है। तो इसके नतीजे में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में पानी बनता है। तो बच्चों ये है एक आसान सा रिएक्शन जिससे सॉल्ट्स की भी समझ लग जाती है कि सॉल्ट कैसे बनता है, साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की भी समझ लग जाती है कि ये रहा बेस और ये रहा एसिड, तो इसके रिएक्शन के नतीजे में ये रहा सॉल्ट और ये रहा पानी। तो बच्चों अब चलते हैं आगे, एक और मिसाल देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बेस के तौर पे और उसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बच्चों जैसे ही ये रिएक्शन होता है तो यहां से कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और साथ में पानी बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो मिसालें हैं जिन दो मिसालों से सॉल्ट्स की हमें समझ लग जाती है, ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है। तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमने इस्तेमाल की एक बेस और ये हमने इस्तेमाल किया एसिड, और ये बन गया बेटा एक सॉल्ट और ये बन गया पानी। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमने देख लिया सॉल्ट किस तरीके से बनता है। बच्चों अब हमने फोकस किस पे करना है कि इसमें जो हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इसके अंदर आयंस होते हैं, अब हमारा फोकस इस चीज पर होगा कि वो आयंस सॉल्ट बनाने वाले आते कहां से हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस हो, और यहां से हम फिर उसकी तारीफ भी निकालेंगे कि कौन कौन से आयंस होते हैं। दो नई चीजें आपको समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों आपको समझाने के लिए मैं इस मसावात को आपके सामने दोबारा लिखूंगा ताकि हम इसका बड़ी तफसील से जायजा ले सकें। तो बेटा ये मसावात है NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इससे बना NaCl और पानी। तो बच्चों अब मैं आपको समझाने लगा हूं कि ये सॉल्ट असल में बना कैसे है, जरा ध्यान कीजिएगा। बच्चों ये आपके सामने बेस है, ठीक है, और ये कौन है, एसिड। अब जरा गौर कीजिए, यहां पर Na बेस के अंदर मौजूद है, Na किसके अंदर मौजूद है, बेस के अंदर मौजूद है, और H कहां पर मौजूद है, एसिड के अंदर मौजूद है। गौर कीजिएगा। अब हो क्या रहा है बच्चों, हो ये रहा है, आपको पता है सोडियम के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव यानी प्लस, मस्बत चार्ज आता है, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है मनफी। अच्छा अब होगा क्या, होगा ये कि ये ऑपोजिट चार्जेस, ये जो मुख्तलिफ चार्जेस हैं ना, ये एक दूसरे पे हमला करते हैं, एक दूसरे पे अटैक करते हैं। तो ये नेगेटिव वाला जो है वो इस पॉजिटिव पे जब अटैक करेगा तो इनके नतीजे में Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl। ठीक हो गया बच्चों, जरा गौर करें, गौर कीजिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये जो H किसके अंदर मौजूद है, एसिड के अंदर मौजूद है, निकला, और उसकी जगह पे कौन आ गया, Na आ गया, जो कि कहां पे मौजूद था, बेस में। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि सॉल्ट की बनावट में एसिड का H पॉजिटिव
ये देखें गौर से, HCl के अंदर H मौजूद है, लेकिन यहां पर Cl के साथ H नहीं है, बल्कि कौन आ गया, Na। मतलब Na जो कहां मौजूद था, बेस में, वो आता है और एसिड में मौजूद H को उसकी जगह से हटा देता है। ये काम हो रहा है। तो सॉल्ट की बनावट में एसिड का H पॉजिटिव क्या हो जाता है, वो Na पॉजिटिव उसकी जगह ले लेता है। तो एसिड का जो H पॉजिटिव तब्दील हो जाता है, अब इसको तब्दील कर कौन रहा है बच्चों, इसको तब्दील कर रहा है बेस में से आने वाला Na पॉजिटिव। तो साबित हुआ कि जो सॉल्ट बनेगा, आप जरा इसके ऊपर गौर करें तमाम बच्चे, जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट के अंदर दोनों हिस्से मौजूद होंगे, एसिड वाला भी होगा। गौर कीजिए कि इसके अंदर ये जो Cl वाला हिस्सा है, ये वो एसिड से आया है, और जो इसके अंदर Na वाला हिस्सा है बेटा, वो Na वाला हिस्सा कहां से आया है, बेस में से आया है। गौर कीजिए। तो एक सॉल्ट असल में एसिड और बेस दोनों के कुछ हिस्सों से मिलकर बनता है। तो इसमें हुआ क्या, बेस वाला जो Na पॉजिटिव था उसने एसिड वाले H पॉजिटिव को निकाल दिया, तो बाकी जो पार्ट जुड़ गया वो उसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट मैंने आपको समझाना था। अब आते हैं कि इन आइंस को हम कहते क्या हैं, जरा गौर कीजिए बच्चों। अगर यहां पर हम देखते हैं Cl, NaCl को अगर हम, जैसे ये पानी में डिसॉल्व हुआ है, तो जब आयनिक सब्सटेंस है, तो जब आयनिक चीज जो होती है वो जब पानी में होती है तो वो बनाती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ये आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पहली बार लिख दी है कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सूरत में होते ही हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो नेगेटिव वाला क्लोराइड है Cl नेगेटिव, बच्चों ये कहां से आया, एसिड से। चूंकि ये एसिड से आया, इसलिए हम इसको नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल। इसका नाम है एसिडिक रेडिकल। बच्चों रेडिकल आयन को ही कहा जाता है। तो ये एसिडिक रेडिकल कहलाता है क्योंकि ये कहां से आया, एसिड में से आया। अब जरा गौर कीजिए कि Na पॉजिटिव कहां से आया बेटा, Na पॉजिटिव आया बेस में से। इसलिए बच्चों याद रखो, इसको हम कहते हैं कि ये कौन है, ये है बेसिक रेडिकल। तो साबित हुआ, अगर कोई आपसे पूछता है कि एक सॉल्ट किससे मिलके बना है, तो बच्चों आपने बताना है कि एक सॉल्ट एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से मिलकर बनता है। जो एसिड रेडिकल है वो नेगेटिव है, मनफी चार्ज वाला है जो एसिड में से आ रहा है, और मस्बत चार्ज वाला आयन बेसिक रेडिकल है क्योंकि वो कहां से आ रहा है, बेस से आ रहा है। एक और मिसाल जो मैंने आपके सामने पहले ही लिख के रखी हुई है, तो जरा गौर करें बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बनता है कैल्शियम सल्फेट और पानी। तो ये रहा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसके नतीजे में सॉल्ट बना हुआ है। अब जरा गौर करो बच्चों, आप सॉल्ट के अंदर गौर करो, कैल्शियम जो है उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, यानी 2+ चार्ज होता है ना कैल्शियम के ऊपर, और सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2। तो बच्चों अब गौर करो कि ये नेगेटिव वाला हिस्सा कहां से आया। देखो गौर करो, SO4 यहां पर किस में मौजूद है, एसिड के अंदर मौजूद है। तो मैं इसे यहां पे हाईलाइट कर देता हूं कि जनाब ये इधर से इधर गया। चूंकि SO4 जो नेगेटिव वाला है, वो यानी नेगेटिव रेडिकल जो है, नेगेटिव वाला जो आयन है, वो चूंकि एसिड में से आ रहा है, इसलिए बच्चों हम उसको नाम देते हैं कि ये एसिडिक रेडिकल है। ये एसिडिक रेडिकल है। अच्छा अब जरा गौर करो, दूसरा हिस्सा देखो बच्चों, दूसरा हिस्सा इसमें कौन सा है, मस्बत चार्ज वाला यानी पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव चार्ज वाला कहां से आ रहा है, बेस में से आ रहा है।
तो बेस में से आने की वजह से बच्चों हम इसको नाम देंगे कि ये बेसिक रेडिकल है। ठीक है, तो ये है बेसिक रेडिकल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये है बेसिक रेडिकल। तो बच्चों यहां से आपको सॉल्ट की बनावट की समझ लगेगी, और ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई दफा पूछा जा चुका है कि एक सॉल्ट कैसे बनता है। आपने बताना है कि वो सॉल्ट कैसे बनता है। वो सॉल्ट ऐसे बनता है कि जनाब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, ये एसिड ये बेस का रिएक्शन हुआ और दोनों में से एक एक हिस्सा आ जाता है। जो मस्बत चार्ज वाला हिस्सा है वो बेस में से आता है, इसलिए हम उसको बेसिक रेडिकल कहते हैं, और जो मनफी चार्ज वाला रेडिकल है वो चूंकि एसिड में से आता है, इसलिए हम उसको एसिडिक रेडिकल का नाम देते हैं। तो बच्चों ये है सॉल्ट्स की तारीफ, कुछ मिसालें, और एक सॉल्ट बनेगा किन चीजों से मिलकर वो मैंने सारा समझाया। यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा बेटा कि अगर आपको कभी एक सॉल्ट खुद से बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप समझ जाओगे कि आपने उसको नाम कैसे देना है। मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास मेटल है जिंक। जिंक एक मेटल है, गौर करो, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम मेटल है, यानी जो बेसिक रेडिकल है वो आमतौर पे मेटल है। ठीक है, ये भी बेसिक रेडिकल आपको नजर आ रहा है, ये भी मेटल है। तो फर्ज करो हमारे पास जिंक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक रेडिकल है, और इसमें इसका साथ हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आप समझ रहे होंगे, यहां से पहला पार्ट जिंक वाला, यहां से दूसरा पार्ट क्लोरीन वाला, तो इससे क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा ना बच्चों। तो इससे बनेगा जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड में गौर करो कि जो पॉजिटिव है, जो मस्बत है जिंक +2 वाला, और क्लोरीन के ऊपर जो है वो -1 चार्ज आता है, -1 के 2 हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जरा गौर करो ना कि ये रहा एसिड, तो क्लोरीन वाला पार्ट यानी जो मनफी पार्ट है वो एसिड से आ रहा है, तो एसिड से आने का मतलब है वो एसिडिक रेडिकल है, और जो मस्बत वाला पार्ट है बेटा वो कहां से आ रहा है, बेस में से आता है, इसलिए उसको बेसिक रेडिकल कह दिया जाता है। तो अगर आपको एसिड और बेस का पता है ना तो आपको पता चल जाएगा कि उससे सॉल्ट कौन सा बनेगा। सिर्फ आपने करना क्या है बच्चों, आपने बेस वाला पहला हिस्सा उठाना है, एसिड वाला दूसरा हिस्सा उठाना है, और आपने उनका नाम दे देना है। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं। देखें, फर्ज कीजिए कि हमारे पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है यानी एक बेस है, और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जी, तो बच्चों सॉल्ट कैसे बनेगा, इसका उठाना है पहला हिस्सा, इसका उठाना है दूसरा हिस्सा, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा MgSO4, और MgSO4 का नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। अब जरा गौर करो ना, मैग्नीशियम चूंकि दूसरे ग्रुप से है तो उस पर चार्ज +2 है, सल्फेट रेडिकल है उसके ऊपर चार्ज -2 होता है। तो गौर करो कि इसमें से मैग्नीशियम वाला पार्ट यानी मस्बत चार्ज बेस में से आया, और मनफी चार्ज कहां से आया, एसिड में से आया। तो बच्चों याद रखो कि एक सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस दोनों के ही रिएक्शन से बनता है, और उसके अंदर दोनों का हिस्सा मौजूद होता है। एसिड वाला जो पार्ट होता है वो मनफी पार्ट होता है, और बेस से आया हुआ जो हिस्सा है वो मस्बत हिस्सा होता है। एसिड से आए हुए मनफी हिस्से को एसिडिक रेडिकल, और बेस से आए हुए मस्बत हिस्से को बेसिक रेडिकल का नाम दिया जाता है। इसी तरह बच्चों आपकी किताब के अंदर एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मौजूद कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए, मेटल्स और साथ में एसिड लिखे हुए, तो मेरी ये मिसालें उस टेबल को समझाने के लिए थी। तो ये आपके पास टॉपिक है सॉल्ट्स का, मैंने पूरी तफसील आपको बता दी है कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। अब आते हैं लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ जिसमें हम सॉल्ट्स की खसूसियात को पढ़ने जा रहे हैं। तो आते हैं सॉल्ट्स की खसूसियात की तरफ। बच्चों इसमें हम चंद एक खसूसियात को बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे, और मैं यहां पर एक चीज शुरू में ही वाजे कर दूं आप सबके सामने,
मैंने वहां लिखा हुआ है कि सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो अब बहुत सारी जो ख़वास होंगे और बहुत सारी जो खसूसियात होंगी वो आयनिक कंपाउंड्स वाली आप अपने जहन में ले आए। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयन से मिलकर बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आसानी से पानी में हल हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर से करंट आसानी से पास कर जाता है। ये सारी वो खसूसियात हैं जो आयनिक कंपाउंड्स के साथ अटैच्ड है। तो चूंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं तो इसलिए वो सारी खसूसियात इनके साथ भी जुड़ जाएंगी। तो हम चलते हैं पहली खसूसियत की तरफ, और पहली खसूसियत मैं यही लिखूंगा कि जो सॉल्ट्स हैं आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो बच्चों ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। अब मुझे सोच के बताइए कि क्या आयोनिक कंपाउंड्स पानी में हल होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो हम दूसरी बात ये लिखेंगे कि ये पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। सिर्फ हल नहीं होते, आसानी से हल हो जाते हैं। और बच्चों याद रखो, जब हम इस तरह की खसूसियात डिस्कस करते हैं ना, तो ज़हन में रखिएगा वहाँ कहीं ना कहीं जाके कुछ एक दो कंपाउंड्स में थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ जाती है। तो चूंकि ये पानी में आसानी से हल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर की हम बात कर रहे हैं, चंद एक हैं कि वो पानी के अंदर आसानी से हल नहीं होते। तो ये पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। तीसरी बात बच्चों, ये क्रिस्टलाइन है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन ठोस है। अच्छा, अब क्रिस्टलाइन ठोस क्या होता है? नवम क्लास में आप पढ़कर आए हैं कि ऐसे सॉलिड्स, ऐसे ठोस अशिया जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी साख्त, अंदरूनी साख्त की बात कर रहा हूं, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स्ड हो, वो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलाइन ठोस क्या है बच्चों? आपने पढ़ा है कि जिनका अंदरूनी स्ट्रक्चर, जिनकी अंदरूनी साख्त, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स्ड हो जाती है, नहीं बदलती, एक जैसी रहती है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन ठोस। मिसाल के तौर पे अगर मैं सॉल्ट्स की मिसाल दे रहा हूं तो इसमें सोडियम क्लोराइड की मिसाल ली जा सकती है। अब सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, उसकी क्यूबिक साख्त होती है। अब क्यूबिक साख्त कैसी होती है? क्यूब अक्सर आप अपनी कॉपीज के ऊपर ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल हूबहू वो क्यूबिक साख्त होती है सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम क्लोराइड को आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हासिल कर लें, चाहे पाकिस्तान से, श्रीलंका से, इंडिया से, जिस मर्जी खित्ते से आप हासिल कर लें, उसकी साख्त क्यूबिक ही रहती है। ऐसे ठोस का नाम है क्रिस्टलाइन ठोस। तो ये सॉल्ट्स जो होते हैं ज्यादातर क्रिस्टलाइन ही देखे गए हैं कि उनकी साख्त जो होती है वो फिक्स्ड होती है। चौथे नंबर पे बेटा, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा होते हैं। और वो ज्यादा होने की एक खास वजह है ना बच्चों, उसके ज्यादा होने की वजह यह है कि चूंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयन्स बड़ी मजबूती से जुड़े होते हैं। आयनिक बॉन्ड खासा मजबूत होता है और इतने ज़्यादा आइंस होते हैं, इतने ज़्यादा मस्बत और मनफी चार्जेस होते हैं कि उनके दरमियान बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म की फोर्सेस बन जाती हैं।
और उन फोर्सेस को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, चूंकि आमतौर पे जब कभी भी हम सॉल्ट्स या आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम NaCl की ही मिसाल देते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो 801 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां से अंदाजा कर लें कि मेल्टिंग पॉइंट्स किस कदर ज्यादा होते हैं। बच्चों इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये जो मैं टेबल आपको समझा रहा हूं उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का नाम और फॉर्मूला लिखा हुआ है। और ये कैसे बन सकता है, कैल्शियम वाली कोई एक बेस लें और उसका रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवा दें तो कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का मेल्टिंग पॉइंट 1670 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चों यहां से अंदाजा लगा लो कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितने ज्यादा होते हैं। आते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। बेटा इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर से, मैं सॉल्ट्स की बात कर रहा हूं, सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास कर जाता है। ठीक है, तो सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस में से करंट गुजर जाता है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे, उनको वजह पता ही होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं, तो आयंस जहां पर होंगे तो उसमें से तो करंट पास करना ही करना है बेटा। तो इसके अंदर से इसलिए करंट पास कर जाता है क्योंकि इनके अंदर आयंस पाए जाते हैं। जाहिर है जब आप उसको पानी के अंदर हल करोगे वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब अपने आयंस में कन्वर्ट होगा तो बेटा उसके अंदर से करंट जो है वो आसानी पास कर जाएगा। मैंने यहां ऊपर लिखा हुआ है कि सॉल्ट्स पानी में आसानी से हल हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसकी वजाहत में आपको बता दिया था कि कुछ सॉल्ट्स पानी के अंदर हल नहीं भी होते। याद रखिएगा बच्चों कि ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इस पॉइंट नंबर 2 के दूसरा जो पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें याद रखिएगा हल हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, सिल्वर क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट है, पानी में हल नहीं होता। हत्ता कि कैल्शियम सल्फेट इतने अच्छे तरीके से पानी में हल नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट इतने अच्छे तरीके से पानी के अंदर हल नहीं होता। तो याद रखिएगा बच्चों, हमने सॉल्ट्स को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया है इसी बुनियाद पे कि आया वो पानी में हल होते हैं या नहीं होते। अगर कोई सॉल्ट पानी में हल हो रहा है तो आपने उसको नाम देना है कि वो सॉल्यूबल सॉल्ट है, और अगर कोई सॉल्ट पानी में हल नहीं होता तो आपने उसको नाम देना है वो इनसॉल्यूबल सॉल्ट है। बड़ी आसान सी चीज़ मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है। यानी अगर एक सॉल्ट पानी में हल हो रहा है तो वो सॉल्यूबल है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो वो इनसॉल्यूबल है। तो ये दूसरे पॉइंट के अंदर इस पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सॉल्ट्स के अंदर हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नजर आता है बेटा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नजर आता है। अब इस चीज को समझना है तमाम बच्चों ने, क्योंकि ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। मैं इसे यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं कि ये बड़ा अहम पॉइंट है। बच्चों सॉल्ट्स के अंदर होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज है बच्चों? जब भी हम किसी सॉल्ट को पानी के अंदर हल करते हैं और वो हल हो जाए, यानी वो सॉल्ट कौन सा हुआ? सॉल्यूबल सॉल्ट। अगर वो पानी में हल हो गया तो पानी में हल होने का मतलब है वो सॉल्यूबल है। अब जब हम उसको दोबारा वापस निकालने की कोशिश करते हैं, वापस पानी में से निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपने पढ़ा है कि एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, उस टेक्निक का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैं आपको तफसील से बता रहा हूं कि जब हमने, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब हम किसी सॉल्यूबल सॉल्ट को पानी में हल करते हैं वो हो जाता है, लेकिन जब उसे वापस निकालते हैं क्रिस्टलाइजेशन करने की खातिर,
तो फिर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ज़रा ज़हन में लेकर आएँ। क्या करते थे आप क्रिस्टलाइजेशन के अमल में? आप उसको थोड़ा सा हीट करते थे, हीट करने के बाद फिर उसे कूल करने पे रख देते थे, उसमें से लिक्विड एवेपोरेट होने लग जाता था और सॉलिड पीछे रह जाता था, क्रिस्टल्स की सूरत में जो सॉल्ट होता था। जब हम वही काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि सारा का सारा पानी रिमूव नहीं हुआ, सारा का सारा पानी एवेपोरेट नहीं हुआ, जबकि कुछ थोड़े से पानी के मॉलिक्यूल्स उस सॉल्ट के साथ जुड़े रह गए। मैं आपको मिसाल देता हूं, कॉपर सल्फेट CuSO4 बड़े अच्छे तरीके से पानी में हल हो जाता है। हम इसको पानी में हल करते हैं, हो जाता है, हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन शुरू करते हैं। जब हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं उसमें से मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में पानी निकाल देते हैं। तो जब पानी निकाल देते हैं तो फिर हमें नज़र आता है, पता चलता है कि अभी भी कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स पीछे रह गए हैं, क्योंकि वो पानी के मॉलिक्यूल्स मुसलसल इसके साथ जुड़े रहे। और कॉपर सल्फेट के साथ कितने पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं? 5। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये पानी के मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़ कैसे गए? बेटा वो आइंस की सूरत में है और वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। इस तरह पानी जो है वो उसके क्रिस्टल का हिस्सा बन जाता है, उसकी क्रिस्टल के लैटिस का, ये लफ्ज आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्रिस्टल के लैटिस का हिस्सा बन जाता है। बच्चों ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा उसके साथ जुड़ गए हैं ना, इन पानी के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई एक सॉल्ट्स के साथ आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नजर आएंगे, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। और याद रखिएगा इनका इतना ज्यादा फायदा होता है सॉल्ट को कि सॉल्ट की ज्योमेट्री, सॉल्ट की साख्त, सॉल्ट का स्ट्रक्चर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो डिसाइड करते हैं। कभी कभार ये जिम्मेदार होते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी ज्योमेट्री और उनके साख्त की। कुछ इसी तरह का मामला हमें कैल्शियम सल्फेट के साथ भी नजर आता है। जब हम कैल्शियम सल्फेट को पानी में हल करते हैं, हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उसके बावजूद दो पानी के मॉलिक्यूल साथ जुड़े रह जाते हैं। तो ये जो दो पानी के मॉलिक्यूल्स साथ जुड़े रह गए हैं, इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम दिया जाता है। फिर इनको नाम भी कैसे दिया जाता है, ये जरा देखिएगा बच्चों। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 पानी के मॉलिक्यूल, हाइड्रेट का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो जितने पानी के मॉलिक्यूल साथ जुड़े हुए हैं ना, उस जैसा हम उसको नाम भी दे देते हैं। तो ये है आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की एक पूरी तफसील। ये सारे सॉल्ट्स के साथ नहीं होता बच्चे, ये कुछ कुछ सॉल्ट्स के साथ होता है, बाकी सॉल्ट्स के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। अब चंद एक और सॉल्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे पोटैश एलम हम बनाते हैं, उसके साथ भी 24 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक सॉल्ट होता है बोरेक्स नाम का, उस बोरेक्स नाम के सॉल्ट के अंदर 10 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। हम उसको हीट करते हैं, वो 10 में से 5 निकाल देता है, 5 पीछे रह जाते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइंस है जिसको आप बड़ी क्लासेस में जाके तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों ये था आपके पास टॉपिक सॉल्ट्स का, जिसमें हमारा मेन टॉपिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कुछ मिसालें, अगर एक सॉल्ट हमें बनाना पड़ जाता है, उसको नाम देना पड़ जाता है, हम कैसे उसको नाम देंगे, और बिलखसूस सॉल्ट्स की खसूसियात। बच्चों ये टॉपिक ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। बिलखसूस सॉल्ट्स की खसूसियात को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसको आपने उसी हिसाब से करना है। मैंने बहुत तफसील आपको इस लेक्चर की प्रोवाइड कर दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने सॉल्ट्स को बहुत तफसील के साथ पढ़ा है। हमने देखा कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, अगर आपको बनाने पड़ जाएं तो आप कैसे बनाएंगे, उनको नाम कैसे देंगे, और एंड पर हमने उसकी खसूसियात को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।